गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर है और आई थिंक आपको सबको शेड्यूल मिल भी गया होगा। और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये सब आपको इस वीडियो में जल्दी से मिलने वाला है। तो ये नॉन स्टॉप वीडियो होगा हमारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग से पहले आपको ध्यान होगा, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक स्टडी कर रहे थे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमारी अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस होती हैं। अकाउंटिंग की हमने 5 ब्रांचेस स्टडी की थी, सब फील्ड्स अकाउंटिंग की। उसमें से जैसे हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, टैक्स अकाउंटिंग थी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग थी, इसी तरह से जो हमारी 5th अकाउंटिंग थी वो थी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग रियलिटी में क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग से हम टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग यहां पर क्या है, बुक्स के अकॉर्डिंग क्या है, देख लेते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इससे हमको किसी प्रोडक्ट या सर्विस की प्रोडक्शन की कॉस्ट, पर यूनिट और टोटल कॉस्ट को हमें पता चल जाता है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है या सर्विस की जो भी कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट हमको पता चल जाती है, हमें इस बारे में नॉलेज हो जाती है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग की एक ऐसी टेक्निक है जो कॉस्ट को इकट्ठा करती है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं ताकि जो प्रोडक्शन के ऊपर जो कॉस्ट है ना उसको हम कंट्रोल कर सकें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करते तो क्या होता है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। तो हम इस कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करने वाले हैं, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने वाले हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर काफी सारे रूल्स हैं, काफी सारे रेगुलेशंस हैं, काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं और इन प्रिंसिपल्स को बनाने में हमें काफी टाइम लगा है। और इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे किया गया है, एक्सपीरियंसेस के बेस पर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया होगा, एक्सपीरियंसेस होते गए होंगे और वैसे वैसे हमारे पास ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जिस्टेंस में आना होता रहा होगा। तो कहता है कि पहले ये कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। कॉस्ट अकाउंटिंग की जगह हम कहां पे काम करते थे, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। बोले तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हम इतने से काम करते थे। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सारे काम पूरे नहीं हो रहे थे, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हटकर हमने एक कॉस्ट अकाउंटिंग को भी जगह दी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रियलिटी में हम टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, हमारे पास काफी सारी चीजें और हैं जो हम आने वाले आगे टॉपिक्स में देखेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हमें बहुत सारी हेल्प मिलने लगी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ी सी अलग जगह मिल गई है और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं या सर्विसेज देने का काम करती हैं, उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से कहीं ना कहीं हमारी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट हमें पता लग जाती है। तो अगर किसी बिजनेस को हमें ढंग से चलाना है तो ढंग से चलाने के लिए ये मैनेजमेंट वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता है। तो अगर सिंपल सी बात कहें तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालने के लिए एक विधि है, एक प्रक्रिया है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग से हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ये कॉस्ट टोटल कॉस्ट भी हो सकती है और ये कॉस्ट हमारी पर यूनिट कॉस्ट भी हो सकती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, सिंपल सी एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है। तो ये हुआ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिंपल सा मीनिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इस मीनिंग के बाद हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे फंडामेंट प्रिंसिपल है कॉस्ट अकाउंटिंग के वो कौन कौन से हैं। पहली बात, कॉस्ट में हमें क्या करते हैं, कारण और परिणाम के बीच में संबंध पता चल जाता है। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर काम करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा कितना आया, तो क्यों आया, और खर्चा करने से पहले हमको परिणाम का भी पता होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से कभी कभी कॉज एंड जो हमारा रिजल्ट है उसके बीच में रिलेशनशिप पता चल जाता है। दूसरी बात क्या है, हम क्या कहते हैं कि जब कॉस्ट को केवल उसके खर्चे के बाद ही चार्ज करते हैं, मतलब जब हमारा रियलिटी में खर्चा हो जाता है तब हम उसको चार्ज करते हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से प्रोडक्शन की असली तस्वीर प्रस्तुत होनी चाहिए, ओरिजिनल पिक्चर।
ठीक है, और हमारे सामने अगर कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, अचानक से कोई घटना पैदा हो जाती है, तो उस घटना के बारे में भी हमारे पास पहले से प्रोविजन होना चाहिए। जैसे घर में हम पैसा रखते हैं, क्यों रखते हैं एडवांस में? ताकि कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाए और हमें जरूरत हो तो वहां पे हम पैसे को खर्च कर पाए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से कहीं ना कहीं हमारी जो जरूरत होती है एकदम से सडन सिचुएशंस के लिए, अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों के लिए, तो वहां भी हमारी पूरी हो जाती है। तीसरी बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग भविष्य के उत्पादों से चार्ज नहीं किया जा सकता। मतलब जो हमारी जो पास्ट की जो कॉस्ट होती है, फ्यूचर के कॉस्ट से चार्ज नहीं करना चाहिए। मतलब पास्ट वाली कॉस्ट आप पास्ट में रख दो और फ्यूचर वाली कॉस्ट को फ्यूचर में रख दो, दोनों का हमको अलग अलग ट्रीटमेंट रखना है। फिर असामान्य लागतों को नहीं दिखाया जाता, जैसे आग लगना, चोरी होना, दुर्घटना होना। तो इन वजहों से जो भी नुकसान होता है, उन नुकसान को हम प्रोडक्शन के अंदर दिखाने से के लिए हम क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में शो नहीं करते हैं। क्योंकि ये सारी बातें हम कहां लिखते हैं? ये सारी बातें हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेफिनेटली इन चीजों का कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर हम ये अबनॉर्मल लॉसेस को लिख लेंगे तो मैनेजमेंट वाले डिसीजन गलत ले लेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमको ध्यान रखना है कि जो अबनॉर्मल लॉसेस होते हैं उसको हमें कंसीडर नहीं करना होता। अगली बात आती है कि दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाना। ये बात तो सबको पता ही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी हेल्प लेनी होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर काम भी करना होता है। तो अल्टीमेटली हम कोशिश करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें। तो ये टॉपिक अब हमने स्टडी किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग के हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से सिंपल सी बात, हमको ये पता चल जाता है कि हमारी कॉस्ट कितनी है। ये बात तो आपको पता ही है कि इससे हमको टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट के बारे में पता लग जाता है। दूसरी बात, कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करने का जो दूसरा पर्पस है, दूसरी जो जरूरत है वो क्या है? कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करना। कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों मेंटेन करते होंगे? क्योंकि फ्यूचर में अगर हमको कुछ कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करना है, खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना है, तो खर्चों के ऊपर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। खर्चे कहीं ज्यादा तो नहीं आ रहे, या किसी चीज की बर्बादी तो नहीं हो रही, हमारी रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे। तो इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करने की बात भी करते हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस भी फिक्स करते हैं। क्योंकि जब हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग से टोटल कॉस्ट पता चलती है, टोटल कॉस्ट के अंदर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर हमारा सेलिंग प्राइस भी मेंटेन हो जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि हम आने वाले प्रोडक्ट को कितने रुपए में सेल करने वाले हैं। क्योंकि अगर हमको टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट का ही नहीं पता तो आप सोच के देखो सेल प्राइस क्या रख दोगे, सेलिंग प्राइस के बारे में आपको पता नहीं लग पाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में भी आपकी हेल्प करती है। फिर अगली बात आती है कि लाभ के आंकड़े प्रस्तुत करना। क्योंकि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कॉस्ट कितनी आ रही है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट कितनी आ रही है। तो डेफिनेटली हमको हर चीज के अलग अलग प्रॉफिट पता चल जाते हैं। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी है जो सेल से अगर डिफरेंस करे तो हमको पता चल जाता है कि प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट के बारे में भी पता चल जाता है, फ्यूचर में हमारा क्या होगा, फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट कितने होंगे, और हमारा नया प्रोडक्ट को बनाने का तरीका क्या होगा, क्या नया बाजार हम खोले ना खोले, लंबे समय तक हमारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमको कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से पता लग जाती है। अगली बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, नई नई पॉलिसीज को फिक्स करने में, बनाने में भी काम आती है। फॉर एग्जांपल, नया प्रोडक्ट बनाए, उत्पादन का नया तरीका लागू करना, या नया मार्केट ढूंढना, या हमारी जो आइडियल प्लांट कैपेसिटी है उसके बारे में पता लगाना, अधिकतम लाभ कमाने के लिए, प्रोडक्शन खुद करने के लिए, या बाजार से बना हुआ प्रोडक्ट खरीद ले, विदेशों में वस्तु के लागत को बाजार मूल्य से कम पर बेचने का निर्णय लेना, या प्लांट को बंद करने का डिसीजन लेना, या उसे हानि पर भी चलाते रहने का डिसीजन लेना, पुरानी मशीन की जगह नई मशीन लेने का निर्णय लेना। तो ये सारी बातें हमको कहां से पे चलती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प से चलती हैं। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम डेफिनेटली हर चीज की अलग अलग कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगली बात आती है कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो उससे क्या होता है, हम एक बिजनेस की दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा चल रहा है, कौन सा बिजनेस कम अच्छा चल रहा है। कंपैरिजन करने से हमें अपने बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाता है। क्योंकि ये सिंपल सी बात है, जब भी हम जिंदगी में कंपैरिजन करते हैं तो क्यों करते हैं, कुछ अच्छा सोचने के लिए, उसको बचाने के लिए, कुछ कंट्रोल करने के लिए।
तो कंपैरिजन करने से हम अपने बिजनेस की रियलिटी के अंदर सिचुएशन को देख सकते हैं। अगली बात क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या होता है, वेस्टेज के ऊपर कंट्रोल होता है, बर्बादी। क्योंकि अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर रहे तो मशीनों का अच्छे से यूज नहीं होगा, मटेरियल का अच्छे से यूज नहीं होगा, तो सब चीजें बेकार होती रहेंगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से बर्बादी पे कंट्रोल लगता है, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये चीज नुकसान हो रही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से कहीं ना कहीं वेस्टेज पे कंट्रोल होता है। फिर हम जो गोडाउन होते हैं, स्टोर होते हैं, जो माल होता है, उसमें भी न्यूनतम पूंजी का निवेश करते हैं। न्यूनतम पूंजी का निवेश करके संस्था की पूंजी को और अधिक कामों में हम लगा सकते हैं। कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और फिनिश गुड्स के भंडारण को हम नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या हो रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिंपल सी बात है, हमारे पास काफी सारी टेक्निक होती है जिससे हम कॉस्ट को, मटेरियल को, स्टॉक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम मटेरियल को, स्टॉक को कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने भंडार गृह का अच्छे से यूज कर सकते हैं और उसमें न्यूनतम पूंजी का निवेश करने वाले हो। फिर अगली बात है इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन हमको ऐसी मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको पहुंचाना, तैयार करना, सूचनाओं को सुधार करना आदि भी है। तो इन सूचनाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, सही डिसीजंस ले पाते हैं। तो इससे मैनेजमेंट को बेनिफिट होता है। अगली बात है आंतरिक लागत अंकेक्षण। मतलब जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हम कॉस्ट की सत्यता भी पता चल जाती है। कैसे, हमको कॉस्ट की ऑडिट भी करानी होती है। तो कॉस्ट की अगर हम ऑडिट करा लेते हैं तो हमको कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट के जो डेटा होते हैं वो हमको पता चल जाता है कि ये विश्वसनीय है, नहीं है, सत्यता पे आधारित है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हम लास्ट का टॉपिक स्टडी करेंगे तो आप देखना एक कॉस्ट ऑडिट का टॉपिक भी आने वाला है। तो कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बाद में चाहें तो कॉस्ट ऑडिट भी करा सकते हैं। अगली बात आती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या बेनिफिट है। कॉस्ट अकाउंटिंग के सबसे पहले बेनिफिट आते हैं हमारे पास एम्प्लॉयर को, बोले तो मैनेजमेंट वालों को, फिर वर्कर्स को, फिर सोसाइटी को, फिर नेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर मैनेजमेंट को या एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। तो जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो मैनेजमेंट वालों को संस्था की लाभकारी तथा अलाभकारी गतिविधियों की जानकारी हो जाती है। मतलब जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग का मेंटेन करेंगे तो मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है तो ये एक्टिविटी चालू रखो, यहां से नुकसान हो रहा है ये वाली एक्टिविटी क्लोज कर दो। तो मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि कहां से प्रॉफिट हो रहा है, कहां से लॉस हो रहा है, तो उसी के बिहाफ पर मैनेजमेंट एक्शन ले सकती है, काम ले सकती है। अगली बात है ठेकों के लिए टेंडर की अनुमति, अनुमानित कीमत की गणना करना। कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लेने देने होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पता भी चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितना कॉस्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कितने में लेना चाहिए, टेंडर कितना में लेना चाहिए, मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, क्या बिड प्राइस होगा, क्या बोली लगेगी, ये सारी बातें हमको पता चल जाती है। किसकी हेल्प से, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस की पॉलिसीज को बनाने में भी मदद करता है। सिंपल सी बात है, पॉलिसीज बनाने का काम कौन करता है, पॉलिसीज बनाने का काम करता है मैनेजमेंट वाले। तो मैनेजमेंट वालों को बिजनेस की पॉलिसीज बनाने में भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये अल्टीमेटली हमारे कुछ कुछ छोटे छोटे हमारे एडवांटेजेस थे, शॉर्टकट में आप देख लेना, बट मैंने बस अभी मैनेजमेंट के बताए हैं, बाकी आप बना के लिख सकते हैं। अगली बात आती है कि हमारे पास कॉस्ट के क्या एलिमेंट्स हैं और कॉस्ट की हमारी क्या क्लासिफिकेशन है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, टॉपिक बहुत सिंपल है। ये कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग को किसी प्रोडक्ट या सेवा की कॉस्ट को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने के रूप में समझा जा सकता है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जो कॉस्ट है, अभी ठीक है, नाउ इट्स ऑडिबल। नाउ ऑडिबल रेनू। ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन।
कहता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को जब हम सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम समझ सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग काफी सारे हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, टेक्निक है, उसके प्रयोग करके उत्पाद की लागत की गणना करने में सहायक होता है। तो कॉस्ट शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जो हमारा कॉस्ट वर्ड है ना, उसको काफी सारे शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारी लागत होती है वो मूल रूप से निम्नलिखित पर आधारित होती है: बिजनेस की नेचर और लागत का प्रयोग में आने वाला क्षेत्र। तो कई भी कभी हम लागत को उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेल कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ग्रोस कॉस्ट के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम क्या कर रहे थे, हम लोग 11th की जो हम अकाउंट स्टडी करते हैं उसमें क्या स्टडी करते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को हम काफी सारे टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसको हमने नेम दे दिया है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट, फिर है हमारे पास लेबर कॉस्ट, फिर इनको हम कह देते हैं ओवरहेड। तो इसके अंदर मटेरियल के अंदर हम क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर लेबर के अंदर भी डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे जो टॉपिक है ना, कौन से वाला, इनडायरेक्ट वाला, इनडायरेक्ट, 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 इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड। तो मतलब ओवरहेड तीन प्रकार के होते हैं: फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो जबकि स्वामी के भवन पर किराया, स्वामी की पूंजी पर ब्याज और माना गया खर्च जो वास्तव में नहीं हुआ है परंतु उत्पादन की लागत के लिए लागत में सम्मिलित किया जाता है। तो लागत के यहाँ पर तीन तत्व माने हैं, लागत के यहाँ पर तीन तत्व माने हैं: मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो इनको देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के फॉर्म में। क्लासिफिकेशन के फॉर्म में जब आप कॉस्ट को देखोगे, कॉस्ट को इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी कॉस्ट में? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट के भी दो पार्ट आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर आगे इसके हम कुछ पार्ट स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मटेरियल कॉस्ट क्या होती है। मटेरियल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? मटेरियल को किसी वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग की गई इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे मान लो हमने लकड़ी का दरवाजा बनाना है, तो लकड़ी के जो टुकड़े होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल बोलेंगे। तो मटेरियल के ऊपर दो टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट मटेरियल बोल देंगे और एक को बोल देंगे हम इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो लकड़ी का दरवाजा बनाया है, तो वो लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल। लकड़ी के दरवाजे के अंदर जो मैंने कुंडा लगाया है वो डायरेक्ट मटेरियल। लकड़ी के दरवाजे में जो मैंने कुंडी ऊपर से फिट की है, ऊपर चिटकनी होती है, वो डायरेक्ट मटेरियल। पर लकड़ी को चिपकाने के लिए मैंने मान लो कोई गोंद लगाई है, फेविकोल लगा दिया है, वो दिख ही नहीं रहा, अब तो वो हो गई इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दर्शित होने वाली है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखने वाली है, तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर जैसे क्या होता है, जूते में चमड़ा होता है, फर्नीचर में लकड़ी होती है, पोशाक में कपड़ा होता है, पेन में प्लास्टिक होता है, किताबों में कागज होता है, घर में ईंटें होती हैं। तो ये वो होती हैं जो प्रत्यक्ष होती है, बिल्कुल डायरेक्ट होती है। तो इसको हम जो हमारी जो प्रोडक्ट बन जाता है ना, तो प्रोडक्ट के अंदर हम आसानी से इसको देख सकते हैं। ये उसके एग्जिस्टेंस से, उसके अस्तित्व से हम उसको पहचान सकते हैं। दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो कौन सा है? इनडायरेक्ट मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट का मेन हिस्सा नहीं बनते। जैसे मशीन में हम ग्रीस डालते हैं, फर्नीचर में फेविकोल, किताब में जिल्द की जो गोंद होती है, तो ये कभी भी प्रोडक्ट के अंदर मिल तो जाते हैं बट उसकी एग्जिस्टेंस में हमें शो नहीं होते। जैसे गोंद है, गोंद लगाने के बाद गोंद गायब हो जाती है, तो कहां दिखती है? इसी तरह से इन्होंने क्या बोला, मशीन के अंदर हम क्या डालते हैं? लुब्रिकेंट डालते हैं, बोले तो ग्रीस डालते हैं या कोई तेल डालते हैं। इसी तरह से फर्नीचर में फेविकोल की डालते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है? इनडायरेक्ट मटेरियल के एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद फिर आगे जो बात आ रही है दैट इज लेबर कॉस्ट। अब लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर का मतलब हम लेबर किसको देते हैं? लेबर हम देते हैं किसको? एम्प्लॉइज को काउंट करते हैं लेबर। तो लेबर के ऊपर जो खर्चा हमारा पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? लेबर कॉस्ट। अब लेबर को क्या दी जाती है? पारिश्रमिक, उनको सैलरी या वेजेस। तो ऐसा समझ लीजिए कि उन्हीं से हमें
बात कर रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड में बात कर रहे हैं। तो मतलब हमारी फैक्ट्री के अंदर आपको पता है कि लेबर काम करती है, जो प्रोडक्शन का काम करती है, डायरेक्ट काम करती है, इनडायरेक्ट काम भी करती होगी। मान लो किसी मशीनों के ऊपर कोई वर्कर काम कर रहा है, मशीनों के ऊपर वर्कर काम कर रहा है, उस मशीनों के ऊपर वर्कर जो काम कर रहा है उसको अगर मैं मजदूरी पे करूं तो वो होगी डायरेक्ट लेबर। अब फैक्ट्री के अंदर मान लो चौकीदार घूम रहा है, चौकीदार कभी तो फैक्ट्री की रक्षा करता है, कभी ऑफिस को चेक करता है, कभी वॉशरूम चेक करता है, कभी कुछ कर रहा है, तो वो तो सब जगह घूम रहा है। उसके खर्चे को आप डिवाइड नहीं कर सकते कि उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो फैक्ट्री का माने, ऑफिस का माने, किसका माने, तो वो हो गया इनडायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर किसी काम से डायरेक्ट संबंधित होती है और इनडायरेक्ट लेबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट लेबर का एग्जांपल क्या है देख लेते हैं। तो डायरेक्ट लेबर मतलब किसी भी प्रोडक्ट्स से संबंधित होती है, उसकी बनाने से लेकर, उसको ऑपरेट करने से लेकर, या उसकी प्रोसेस को लेकर। तो सभी प्रकार की मजदूरी को हम क्या करते हैं, इसी में लेके चलते हैं। तो इसके अंदर क्या एग्जांपल है, किसी भी प्रोडक्ट के जो रियलिटी में जो खर्चा आता है, प्रोडक्शन में जो हमने लगता है लेबर, उसको करते हैं। किसी भी काम को उसकी प्रक्रिया में या क्रिया के लिए फैक्ट्री में लगाया गया लेबर। सुपरविजन, रख रखाव, कल पुर्जे विन्यास, सामग्री के यातायात आदि के माध्यम से उत्पादन में देने वाला श्रम। मतलब जब आपने ट्रक आया, ट्रक से आपने माल उतरवाया, तो लोडिंग और अनलोडिंग का खर्चा, वो सारी क्या होगी, लेबर कॉस्ट हो गई। तो लेबर कॉस्ट हमारी सीधी सीधी होती है। तो लेबर कॉस्ट को हम प्रक्रिया श्रम या ऑपरेटिंग लेबर या प्रोडक्शन लेबर भी कह सकते हैं। जबकि अब हम बात करें कि इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होती है। इनडायरेक्ट लेबर में उत्पादन, इनडायरेक्ट लेबर में क्या होता है, मान लो हमारे पास सफाई कर्मचारी है, हमारे पास पहरेदार है, चौकीदार है, इलेक्ट्रीशियन है, मरम्मत करने वाला है, रख रखाव करने वाला कर्मचारी है, माली है। तो ये जो इंप्लॉइज होते हैं, ये जो लेबर होती हैं, ये पूरी की पूरी फर्म को समान रूप से अपनी सर्विस देते हैं, पर इनकी मजदूरी को हम डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि ये सब जगह घूमते होंगे, तो इनकी मजदूरी को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एक स्पेशल प्रोसेस से हम उसको वसूल नहीं कर सकते, एक स्पेशल लेबर इसको हम दिखा नहीं सकते, तो इसको हम कहीं ना कहीं अलग अलग शो कर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि ये फैक्ट्री में थोड़ा सा, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये इस तरह से। तो ऐसा तो हो सकता है, बट इसको हम सीधा सीधा फैक्ट्री के अंदर नहीं डाल सकते। तो ये वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड तो होते हैं, पर प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं। दैट इज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बाद हमारे पास जो थर्ड टॉपिक आ रहा है कॉस्ट के अंदर, वो है अदर एक्सपेंसेस। अभी तक हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं, एक बार देख लो। हमारे पास मटेरियल का टॉपिक आ चुका है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लेबर का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब हम चल रहे हैं अदर एक्सपेंसेस के टॉपिक में। तो अदर एक्सपेंसेस के टॉपिक में भी इन्होंने दो टाइप के एक्सपेंसेस डाले हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देख लो क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम उन खर्चों को शामिल करते हैं जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड या उसकी सर्विस से रिलेटेड, या उसके ऊपर उसको डायरेक्ट अलॉट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो सांचा है, नक्शा है, डिजाइन है, तो विशेष नमूने आदि का खर्चा, या किसी प्रोडक्ट के पेटेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस, या किसी भी प्रोडक्ट की मशीन के संचालन का खर्चा, या किसी भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए हमारा प्लांट, मशीन या औजारों का किराया, या आर्किटेक्ट का, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो इस प्रकार से हम इनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो किसी प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एक स्पेशल ठेके के लिए, एक स्पेशल काम के लिए नहीं होती, बल्कि टोटल वे में किए जाते हैं। जैसे के लिए फैक्ट्री का किराया, या फैक्ट्री का बीमा, या फैक्ट्री में पैदा होने वाली, बनने वाली सभी उत्पादों के लिए किया जाता है। तो इन खर्चों का उचित आधार पर वस्तुओं, सेवाओं, उपकारों, प्रक्रियाओं में बांटा जा सकता है, ताकि खर्चे उत्पादन लागत में शामिल हो सके। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या आने वाला है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं, ये पार्ट हमको दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं। तो इन एक्सपेंसेस के बारे में हम जानते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो अगला टॉपिक है ओवरहेड का। ओवरहेड्स के अंदर हमारे पास तीन बातों का टोटल आने वाला है, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि ये टॉपिक हम पहले से स्टडी कर चुके हैं। मटेरियल के अंदर मैंने क्या स्टडी किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेबर में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसी तरह से एक्सपेंसेस के अंदर
डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां से जो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना, इन तीनों को इन्होंने क्या बोल दिया है यहां पर, ओवरहेड्स बोल दिया है। तो इन तीनों के टोटल को यहां पर ओवरहेड्स के नेम से भी जाना जाएगा, या इसको हम ऑन कॉस्ट या बर्डन के नेम से भी जानते हैं, भार, अधिव्यय या बर्डन। तो ये हमारा ओवरहेड्स के नेम से भी उसको जान सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ओवरहेड्स को इन्होंने कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। ओवरहेड्स का टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ओवरहेड्स के टॉपिक में हमारे पास सबसे पहले मेरे पास है पड़ा फैक्ट्री ओवरहेड, फिर है ऑफिस ओवरहेड, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कह लो। तो फैक्ट्री ओवरहेड का टॉपिक फिलहाल आपको पहले से पता है, क्योंकि ये कुछ कुछ बातें तो हम कहीं ना कहीं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टडी करते आए हैं, तो ये सारी बातें हमको कहीं ना कहीं स्टडी करने को मिल जाती हैं। फैक्ट्री ओवरहेड की हमारे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, ये पूरी की पूरी लिस्ट, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है, फैक्ट्री की लाइटिंग है, फिर हमारे पास फैक्ट्री का टेलीफोन चार्जेस है, फैक्ट्री में रिपेयर है, मेंटेनेंस है, हीटिंग का खर्चा, लाइटिंग का एक्सपेंसेस, सैलरी, इंश्योरेंस, पावर, फ्यूल, वर्कर्स की कैंटीन एंड वेलफेयर के एक्सपेंसेस, फिर हमारे पास वेजेस है, डायरेक्टर्स का सैलरी है, प्रोविडेंट फंड में किए जाने वाले जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जो हमारे शेयरिंग होती है, और सैलरी ऑफ स्टोर इंचार्ज है, तेल का खर्चा है, ग्रीस का है, लुब्रिकेंट ऑयल है, धागा है, बची हुई है, ये कारखाने में प्रयोग होने वाले छोटे छोटे औजार हैं, उनके ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है, पानी का खर्चा है, ट्रेनिंग का खर्चा है, डिफेक्टिव कोई चीज है उसको ठीक करने का खर्चा है। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आ गई हैं, ये सारी की सारी चीजें आ गई हैं फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बाय करना पड़ता है, बाइंग के खर्चे, गैस, स्टीम, कोल के खर्चे, है ना, क्लीनिंग के, पेंच, कील, धागा, ये सारी चीजें किस में आती हैं, हमारे पास आ गई है फैक्ट्री के ओवरहेड्स में। फैक्ट्री के ओवरहेड के बाद हमारे पास है ऑफिस के ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के अंदर क्या आएगा, ऑफिस की सैलरीज, डायरेक्टर्स की जो हमें सैलरी पे करते हैं, ऑफिस का जो रेंट है, टैक्स है, लाइट है, हमारे नगर पालिका के जो टैक्स होते हैं, ऑफिस का साफ करवाने का खर्चा, ऑफिस का हमारा बीमा, प्रिंटिंग का ये सारे खर्चे, ऑफिस के टेलीफोन, लीगल चार्जेस, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी आइटम किस में आ रही है, हमारी ऑफिस के ओवरहेड में काउंट होने वाली हैं। तो ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, अब उसको तब स्टडी कर लेना। इसके बाद हमारे पास है अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जिसको आप बोलने वाले हो, अब कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम इसको क्या बोलने वाले हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, जो हमारा सेलर है उसका ट्रेवलिंग का खर्चा, उसकी सैलरी, उसकी कमीशन, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कमीशन, ब्रोकरेज, हमने जो सैंपल के खर्चे करते हैं, ब्रांचेस के एक्सपेंसेस होते हैं, छपाई व लेखन, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, शोरूम के खर्चे, लोडिंग और अनलोडिंग खर्चे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बेड डेट्स, बिजनेस में कभी कभी हमको कुछ कहीं पर प्रदर्शनी भी करनी पड़ती है, ट्रेड फेयर भी लगाने पड़ते हैं, सेल्स मैनेजर का हमारा या सेल्स के डिपार्टमेंट या उनके एम्प्लॉइज का हमारा जो सैलरी है, ये आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंसेस, रिपेयर और मेंटेनेंस के खर्चे, डेप्रिसिएशन है हमारे पास वेयर हाउस का, डिलीवरीज, या हमारे पास फ्री गिफ्ट हम डिवाइड करते हैं, कलेक्शन चार्जेस हैं। तो ये सारे के सारे कौन से हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो एक बार मैं फिर से आपको टॉपिक को वापस रिकैप करा रहा हूं, मैं क्या बता रहा था, हमारे पास हमने कॉस्ट को डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। कॉस्ट के अंदर हमारी चल रही है मटेरियल के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर हमारी चल रही है लेबर के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां पर जो हमारा इनडायरेक्ट का टॉपिक था, इनडायरेक्ट के तीनों टॉपिक को टोटल करके इन्होंने क्या नाम दे दिया, ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स के टॉपिक को इन्होंने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड और हमारे ये ऑफिस के ओवरहेड, ये सारे के सारे ओवरहेड इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक जो ओवरहेड्स का था, ये भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और मैंने आपको एक बार जल्दी से रिकैप करा दिया है। हमारे पास टोटल कॉस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये टॉपिक सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, एमसीक्यूज में कवर हो सकता है। तो टोटल कॉस्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद हमारी आती है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आती है हमारी ऑफिस कॉस्ट,
या ऑफिस कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमारे पास है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हम सेल्स या सेलिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो प्राइम कॉस्ट है क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राइम कॉस्ट क्या होती है। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो है, उन तीनों को हम टोटल करते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट, या इसको हम बेसिक कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो प्राइम कॉस्ट का टॉपिक है, प्राइम कॉस्ट के टॉपिक को हम डायरेक्ट कॉस्ट या बेसिक कॉस्ट भी कह सकते हैं। और इस कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल के जो एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट लेबर के जो एक्सपेंसेस थे, या डायरेक्ट हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं, इन तीनों को हम इंक्लूड करते हैं। मटेरियल का जो डायरेक्ट वाला था, लेबर का जो डायरेक्ट वाला था, और जो एक्सपेंसेस का जो डायरेक्ट वाला था, इन तीनों के टोटल को यहां पर इन्होंने क्या बोला, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के दो नेम और हैं, पहला है बेसिक कॉस्ट और दूसरा है डायरेक्ट कॉस्ट। अब हम बात करते हैं कि ये हमारी जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है वो क्या होती है। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे बनती है। अगर प्राइम कॉस्ट के अंदर मैं फैक्ट्री के ओवरहेड को टोटल कर दूं तो क्या बन जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड का टॉपिक अभी हमने स्टडी किया है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमारी काफी सारी आइटम्स थी, तो उन सारी आइटम्स के टोटल को अगर मैं प्राइम कॉस्ट में टोटल कर देता हूं तो वो हमारी क्या बन जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसी तरह से ही हमारा फिर बन जाता है ऑफिस कॉस्ट। तो ऑफिस कॉस्ट क्या होती है, ये फैक्ट्री कॉस्ट और जो ऑफिस के जो ओवरहेड होते हैं उन दोनों को टोटल कर दो। मतलब हमारी जो फैक्ट्री कॉस्ट है इसके अंदर आप क्या कर दो, ऑफिस के कॉस्ट को आप ऐड कर दो, तो ये मेरी बन जाती है ऑफिस की कॉस्ट बन जाती है। ऑफिस के जो ओवरहेड है, ऑफिस के ओवरहेड को अगर मैं फैक्ट्री कॉस्ट में टोटल कर देता हूं तो मेरे पास बन जाती है ये ऑफिस की कॉस्ट। मतलब ये वाला टॉपिक, मतलब ये वाला टॉपिक अगर आपको बनाना है तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्ट्री की कॉस्ट के अंदर ऑफिस ओवरहेड को टोटल कर देंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये मेरी सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस सिंपल सी बात है, जो टोटल कॉस्ट हमारे पास अभी तक आई है उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को जोड़ देते तो सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट क्या है, सेलिंग कॉस्ट जो हमारी अब तक की जो टोटल कॉस्ट आई थी वो, इसको एक ग्राफ की फॉर्म में देख लो, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों टॉपिक मिलकर क्या बन जाते हैं, प्राइम कॉस्ट। ये बात मैंने आपको अभी बताई भी है। फिर प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर आप फैक्ट्री के ओवरऑल टोटल कर दो तो ये बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट, या जिसको हम बोलते हैं वर्क कॉस्ट। अब इसके अंदर अगर हम ऑफिस के या एडमिनिस्ट्रेटिव के ओवरहेड टोटल कर दें तो ये बन जाती है ऑफिस कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस टोटल के अंदर अगर मैं सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड टोटल ऐड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगी ये टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसके अंदर अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ग्राफ की फॉर्म में देखें तो ऐसे देख लो, ये मेरे पास तीनों क्या थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल। इसको मैंने क्या बोला, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर मैंने फैक्ट्री के ओवरहेड टोटल कर दिया तो क्या बन गई, फैक्ट्री के ओवरहेड टोटल करते ही, मतलब ये प्राइम कॉस्ट है ना, प्राइम कॉस्ट के अंदर मैंने क्या किया, फैक्ट्री के ओवरहेड टोटल कर दिया तो क्या बन गई, फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, ऑफिस के ओवरहेड, तो ये बन गई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दो तो क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल ये है, इसके अंदर आप प्रॉफिट को ऐड कर दो तो मेरे पास क्या बन गई, ये सेल बन गई। तो ग्राफ की फॉर्म में देखोगे तब भी याद रख सकते हो, अदरवाइज इसको मैंने दो तरीकों से और भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो सिंपल सा टॉपिक था हमारा ये एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन को लेकर। संदीप क्लास वैसे 10 बजे ऑनलाइन आ गए थे हम लोग, बट 5-6 मिनट फिर लेट ही स्टार्ट हुई थी। संदीप कल क्लास नहीं हुई थी। गुड मॉर्निंग नीलम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग विजय, हाउ आर यू ऑल। टॉपिक बहुत इजी है आज का, तो अगर आपको लग रहा है क्लास थोड़ी सी मिस होगी, इट्स ओके, चुटकियों में टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। बस टॉपिक को, वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, टॉपिक बहुत इजी है आज वाला, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग से भी देखेंगे ना तो टॉपिक जल्दी से कवर हो जाएगा।
चलेगा ना सबको? तो संदीप, टाइम टेबल फिक्स नहीं होता ना, हर रोज टाइम तो कभी चेंज भी कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी स्टूडियो में क्लास ना कोई और भी होती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू अरेंज। टॉपिक बहुत इजी है, स्टार्टिंग से देख लेना, हमने छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए हैं, ऐसे कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं था आज का। पीडीएफ मिल रही है सभी को? परसों कुछ लोगों की पीडीएफ की कंप्लेन थी, पीडीएफ नहीं मिल रही हैं। लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट को हमने पता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। अब लेबर कॉस्ट को मीनिंग आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझूंगा मैम, क्योंकि ये टॉपिक पहले भी हमने अभी स्टडी किया है। तो लेबर कॉस्ट वह श्रम होता है जो वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन में डायरेक्ट रूप से करते हैं। जैसे हम लेबर्स को मजदूरी देते हैं तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। फर्नीचर के लिए जैसे मान लो एक कारपेंटर ने काम किया तो हमने उसको मान लो मजदूरी दी, वेजेस पे की। इसी तरह से मान लो फैक्ट्री में कोई मशीन पे काम करने वाला बंदा, तो उसको हमने मजदूरी दी, तो दैट इज डायरेक्ट लेबर। क्योंकि जो काम करते हुए जो हमको पता है ना कि काम पर डायरेक्ट खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है हमको, दैट इज डायरेक्ट लेबर। बट कुछ लेबर ऐसी होती है जो इनडायरेक्ट होती है। जैसे मान लो कारखाने में चौकीदार काम कर रहा है, तो कारखाने में चौकीदार काम कर रहा है, उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो उसको हम स्पेशल किसी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो चौकीदार सब जगह घूमता होगा। तो उसको मान लो हमने 9,000 सैलरी दी है, तो 3 जगह अलग अलग डिवाइड कर दो उसको। फैक्ट्री में अलग डिवाइड कर दो, ऑफिस में अलग डिवाइड कर दो, जहां पे हमारा गोडाउन है वहां पे अलग डिवाइड कर दो, तो ऐसा हो सकता है। बट उसको आप स्पेशल किसी एक ही प्रोडक्ट पे चार्ज कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट से या सर्विस से रिलेटेड खर्चा हो रहा है वो तो डायरेक्ट लेबर हो गया, अदरवाइज इनडायरेक्ट लेबर हो गया।
तो यहाँ पर वेजेस के यहाँ पर एलिमेंट्स बता रहा है। ये आपको सबको पता है कि जैसे हमको कभी कभी सैलरी मिलती है तो सैलरी के अंदर क्या क्या होता है। सैलरी में हमारी बेसिक वेज होती है, डीए टीए होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, मेडिकल वाले होते हैं, आने जाने के खर्चे होते हैं, बोनस होते हैं, है ना, प्रोविडेंट फंड में होते हैं, या एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस होता है। तो ये सारी की सारी बातें किस में आती हैं, ये सारी की सारी बातें आती हैं वेजेस के अंदर। तो ये सारे टॉपिक कौन से थे, वेजेस की मॉनेटरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, वो फॉर्म वेजेस की है जो हम इंप्लॉइज को या वर्कर्स को मनी में पे करते हैं। इसी मनी के अंदर हमारे पास ग्रेचुटी आ रही है, पेंशन आ रही है, ओवर टाइम का आ गया, हॉलीडे के खर्चे आ गए, या इंप्लॉई ने छुट्टी नहीं ली तो लीव पे एटसेट्रा, ये सारे के सारे वो आते हैं जो हम मनी की फॉर्म में पे करते हैं, बट ये वेजेस का ही पार्ट है। इसी तरह से नॉन मॉनेटरी बेनिफिट कौन से होते हैं, जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल, है ना, मनोरंजन की सुविधा होगी, कैंटीन की होगी, या उसको आने जाने की हमने फैसिलिटी दे रखी है। जैसे मान लो कंपनी की गाड़ी है, उसको लेकर आती है, ले भी जाती है। कुछ फैसिलिटीज हमने उसको सोफा दे रखा है घर में यूज करने के लिए, फ्रिज दे रखा है, खुद का टीवी दे रखा है। तो ये सारी नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हम वेजेस में अगर काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो वेज पेमेंट के जो सिस्टम होते हैं वो क्या होता है। कहता है कि एक एम्प्लॉय को उसके काम के लिए हम जिस अमाउंट का पेमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। अब वेजेस कितनी पे करनी है ये डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्योंकि जब हम किसी के पास नौकरी करने के लिए जाते हैं तो दो लोगों के बीच में डिसाइड होता है कि सैलरी कितनी होगी, वेजेस कितनी होगी, तो उस टाइम पे डिपेंड करता है। तो कहता है कि वेजेस की पेमेंट ऐसी होनी चाहिए, पेमेंट करने की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे एम्प्लॉइज का, सामने वाले लोगों का मोटिवेशन उसको मिले, उसको काम करने में उत्साह आए, उसको संतुष्टि सी अनुभव है, और वो अच्छा प्रोडक्शन करके संस्था को लाभ भी पहुंचाए। तो इस तरह से हमको सामने वाले को पेमेंट कर देनी है। अब आगे करते हैं कि एक आदर्श वेज सिस्टम क्या होती है, जो हमारी एक गुड वेज सिस्टम होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सिंपल सी बात, वेजेस हमको ऐसे देनी चाहिए कि ये दोनों के लिए बेनिफिट हो, सामने वाले को सेटिस्फाई हो जाए, सामने वाला बंदा सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होएगा तो हमारी फर्म का क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। तो हमको ऐसा देखना है कि वेजेस ऐसे भी ना हो कि ज्यादा दे दो और पता चले कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं और हमारी फर्म में लॉस हो रहा है। तो वेजेस का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो। इसी तरह से वेजेस हमारी कम से कम मिनिमम तो होनी चाहिए कि जो उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। फिर वेजेस हमारी कौन सी होनी चाहिए, अधिक से अधिक काम करने के लिए सामने वाले को मोटिवेट करे। फिर फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाले की हमने सैलरी फिक्स कर दी तो कर दी, भाई इतना ही मिलेगा अगले तेरे को 5 साल तक के लिए, नहीं। अगर सिचुएशन चेंज हो रही है, वातावरण चेंज हो रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, तो वेजेस में भी चेंज कर सके, मतलब वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इकोनॉमिकल, मतलब वेजेस ऐसी होनी चाहिए कि वो मटेरियल का, लेबर का, मशीनों का सही तरीके से यूज करें। क्योंकि अगर हम उसको सही तरीके से, अगर लेबर की हम सामने वाले को अगर वेजेस ढंग से पे नहीं करेंगे तो क्या करेगा, मशीनों का दुरुपयोग करेगा। अब क्या करता है कि वेजेस जो हमने पे करनी है वो सामने वाले की एफिशिएंसी पे डिपेंड होनी चाहिए। तो सामने वाले को देखकर आप वेजेस पे करो, फिर टाइम पर पेमेंट करो। फिर अगर आपके सामने 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों के लिए 10 लोगों को समान मानो, सामने वाले को आपने भेदभाव नहीं करना। तो जब भी आप वेजेस की पेमेंट करो तो वेजेस की पेमेंट करते हो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, कहता है कि इसका मतलब ये है कि वेजेस हमको ध्यान से पे करनी है। इससे वेजेस जब हम ध्यान से पे करते हैं तो इंप्लॉइज की जो अनुपस्थिति होती है ना, जो वो बार बार छुट्टी करते हैं, वो बहुत कम हो जाती है। और इंप्लॉइज हमारी फर्म को छोड़ने वाले भी बहुत कम होते हैं। क्योंकि लोग हमारी फर्मों को छोड़कर क्यों जाते हैं, क्योंकि लोगों को हम टाइम से वेजेस नहीं पे करते हैं या पूरी पे नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, हमारी फर्मों को छोड़कर जाते हैं। तो कहता है कि वेजेस पेमेंट का मेथड ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो खर्चे हो जाएं वो भी सही तरीके के हो, न्यूनतम हो, और सामने वाला बार बार छुट्टी भी ना करे और हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को छोड़ के भी नहीं जाए। तो ये आइडल वेज सिस्टम के हमारे जो टॉपिक्स थे। फिर बात आती है कि वेज पेमेंट के कौन कौन से सिस्टम है। वेज पेमेंट के हमारे पास 3 सिस्टम है। एक तो है टाइम वेज। टाइम वेज के अंदर मान लो सामने वाले ने 8 घंटे काम किया तो हमने 8 घंटे के अकॉर्डिंग सामने वाले को मजदूरी पे कर दी। हमने बोला हुआ है कि भाई 1 घंटे का 100 रुपए मिलेगा, तो 8 घंटे का क्या हो गया, 800 रुपए। ये तो होगी टाइम वेज। फिर एक है
पीस रेट। पीस रेट के अंदर क्या होगा, सामने वाले को मान लो मैंने क्या रखा है कि भाई जितना प्रोडक्शन करेगा उतना बनेगा। सामने वाले ने एक दिन में 50 डब्बे बना दिए, एक डब्बे का मैंने उसको 100 रुपए बोल रखा है, तो 50 डब्बे गुना 100 रुपए, तो सीधा सीधा भाई तेरे दिन के 5,000 ले जा तू। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम सामने वाले को वेजेस पे करते हैं वो टाइम के बेस पे पे करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसको पीस के बेस पर पे करते हैं। और जो तीसरा मेथड है वो है इंसेंटिव वेज रेट सिस्टम। तो मत पे करो संदीप, किसी को सैलरी पे कर दो, वेजेस क्यों पे कर रहे हो, वेजेस मत दो। तो अब हम बात करते हैं कि ये टाइम वेस्ट सिस्टम क्या है। ये बात मैंने को पहले भी क्लियर कर दिया है कि मान लो सामने वाले ने जितने घंटे काम किए हैं, अगर उसको आप हर घंटे के हिसाब से पेमेंट दे रहे हो तो ये हमारा मेथड हो जाएगा टोटल अर्निंग। मान लो सामने वाले ने 240 घंटा काम किया और हम उसको एक घंटे के 10 रुपए पे कर रहे हैं, तो सामने वाले को हम कितने पे किए, 24 रुपए हमने उसको सैलरी पे की है। तो ये हो गई हमारी टाइम के बेस पर। तो जब टाइम के बेस पर हम सामने वाले को मजदूरी पे करते हैं तो ये मेथड अप्लाई क्या करता है, ये कहाँ पे सूट करेगा, ये इससे हम ना सामने वाले के काम को, जब सामने वाले के काम को मापना आसान ना हो, जब सामने वाले के काम को मेजर नहीं कर सकते, तब हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जब किसी वस्तु की मात्रा की अपेक्षा वस्तु की किस्म को ज्यादा महत्वपूर्ण जाता है, मतलब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, जब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो तो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा कि क्वांटिटी कितनी बनी। तो जब क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग उनको पे कर सकते हैं। जब इंप्लॉइज की कार्य कुशलता को महत्व नहीं दिया जा सकता, जब इंप्लॉइज के ऊपर हम कंट्रोल तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, जब हमारा जो प्रोडक्शन है अनेक प्रोसेस से होकर निकलता है, तब वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं टाइम वेस्ट सिस्टम। अब बात आती है कि टाइम वेस्ट सिस्टम के अंदर क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स है। ये एक सिंपल मेथड है, सिंपल होने के साथ साथ इसका हिसाब किताब रखने में कम खर्चे होते हैं। इस मेथड को फॉलो करने से मटेरियल और मशीनों का सही उपयोग होता है, वस्तु की क्वालिटी अच्छी होती है, सामने वाला बंदा जल्दबाजी में काम नहीं करता, इंप्लॉइज को एक फिक्स तरह से सैलरी तो मिली जाती है, तो उनका विश्वास बना रहता है, तो सुरक्षा की भावना बढ़ती है। फिर इंप्लॉइज एक तो छुट्टी नहीं करते, हमारी फर्म को छोड़ के नहीं जाते, वो संतुष्ट रहते हैं। इंप्लॉइज में ये भेदभाव नहीं करता और सभी को समान दर से मजदूरी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इस वेज सिस्टम की क्या डीमेरिट्स हैं। मतलब डीमेरिट मेरिट वाले पॉइंट को उल्टा कर दो, इंप्लॉइज आलसी हो जाते हैं, धीमी गति से काम करते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं, अधिक परिश्रमिक के लिए कभी कभी हम उनको प्रोत्साहित भी नहीं कर पाते, और कभी कभी सामने वाले की एबिलिटी के अकॉर्डिंग तो हम काम करा ही नहीं रहे। तो एबल और जो अच्छे वाले इंप्लॉइज है और जो अच्छे इंप्लॉइज नहीं है, उन दोनों के अंदर भेदभाव तो हो ही नहीं रहा। तो जो अच्छे से काम करने वाला बंदा होगा उसको भी वही सैलरी मिल रही है, जो बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो जो अच्छे से काम कर रहा होगा बंदा वो क्या करेगा, अब आलसी होकर काम करेगा, क्योंकि उसको तो पता ही है काम करो या ना करो सैलरी तो उतनी मिलनी है, तो बंदे यहाँ पर आलसी भी हो जाते हैं। तो इस वेज सिस्टम के कहीं ना कहीं कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये पीस वेज रेट सिस्टम कौन सा है। इसके अंदर क्या होता है, जो हम सामने वाले को वेजेस देते हैं वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग देते हैं। मान लो किसी कंपनी के अंदर मोबाइल बनते हैं, तो मैंने सामने वाले को बोल दिया जितने मोबाइल दिन में बनाएगा उसके 1,000 रुपए तुमको दे दूंगा। तो सामने वाले ने दिन में 5 मोबाइल बनाए, तो 1,000 रुपए के हिसाब से तो हम सामने वाले को कितना पे करेंगे, 5,000 रुपए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो जब हम सामने वालों को यूनिट्स के अकॉर्डिंग पे करते हैं तो वो बन जाता है हमारा पीस वेज रेट सिस्टम। सामने वाले ने जैसे 20 यूनिट बनाई तो 4 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंग मैं सामने वाले को कितना पे कर रहा हूं, 80 रुपए पे कर रहा हूं। तो ये वाला जो मेथड है पीस वेज रेट सिस्टम, ये कहां पर है, ये वहां पर एप्लीकेबल है जहां पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा मैटर करती है, जहां हम प्रोडक्शन को यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं,
जहां प्रोडक्शन की यूनिट एक जैसी हो, जहां पर एम्प्लॉइज पे कंट्रोल पॉसिबल ना हो। अब बात करते हैं कि इस वेज सिस्टम के क्या मेरिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। इस वेज सिस्टम को एम्प्लॉइज आसानी से समझ जाते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और निरीक्षण के खर्चों में कमी होती है, मतलब सुपरविजन हमको कम करना पड़ता है, एम्प्लॉइज अलर्ट होकर काम करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, एम्प्लॉइज कुशल बन जाते हैं, मतलब जो बंदा ढंग से काम नहीं करता वो भी ढंग से काम करना शुरू कर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो पैसा मिलेगा वो पर यूनिट मिलने वाला है, तो बंदा अब ढंग से काम करने वाला है। बट इस वेज सिस्टम की भी कुछ डीमेरिट्स हैं। क्या? अधिक काम करने के लालच में कभी कभी इंप्लॉइज की स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रोडक्शन तो ज्यादा हो जाएगा पर क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तेज गति से काम करने से सामग्री या मशीनों की भी टूट फूट होती है ना। एम्प्लॉइज के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इस टेक्निक का विरोध करती हैं। इस टेक्निक के अंदर सामने वाले के पास समय भी होना चाहिए, सामने वाले के पास एबिलिटी भी होनी चाहिए, क्रिएटिव पावर भी होनी चाहिए, और इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो इंप्लॉइज बहुत अच्छे से काम नहीं करते उनको हम सैलरी जो नॉर्मल वाली है वो भी नहीं मिल सकती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढंग से काम करना नहीं भी जानते, तो उनको नॉर्मल सैलरी भी नहीं मिल पाती, तो वहां पे जाके ये फेल हो जाती है। तो यहां तक अभी हमने कौन से वेज सिस्टम पढ़े? दो, एक टाइम के अकॉर्डिंग और एक पीस रेट। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारे पास इंसेंटिव वेज रेट सिस्टम। इंसेंटिव वेज रेट सिस्टम के अंदर हमारे पास टॉपिक चलेगा इंडिविजुअल बोनस रेट प्लान। इसके अंदर इनके नेम आ रहे हैं, देखो क्या क्या नेम है। होलसे वेयर प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान, टेलर की डिफरेंशियल वेज पी सिस्टम। ये टॉपिक तो मैंने आपको तब भी पढ़ाया था जब हम मैनेजमेंट की अप्रोच स्टडी कर रहे थे। गेंट बोनस प्लान, इमर्सन एफिशिएंसी, मेरिक की मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, फिर बेडॉक्स का पॉइंट प्रीमियम प्लान, फिर बर्थ का वेरिएबल शेयरिंग प्लान। तो इन के जो फॉर्मूलाज हैं, इनकी जो टेक्निक्स हैं, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके चलने वाला हूं, क्योंकि इनको मैंने मोटा मोटा आपके बस नेम बता दी है कि हमने जो टॉपिक स्टडी किया था अभी वो टॉपिक था हमारा लेबर के बारे में। लेबर कोस्ट, लेबर कोस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, डायरेक्ट लेबर कोस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट, या जिसको हम कह सकते हैं सिंपल से टॉपिक को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। फिर हमने आगे आगे टॉपिक देखे कि आइडियल वेज पे सिस्टम क्या होती है, फिर वेज पे सिस्टम के कौन कौन से हमारे पास मेथड थे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम इसका सारा ओवरव्यू लेके चल रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में जहां पे भी एमसीक्यू कवर करने को मिले आप फटाफट से कवर कर पाए। अगला जो टॉपिक है अब हमारा चलने वाला है, जैसे हमने लेबर के ऊपर हम बात की थी, लेबर के अकॉर्डिंग ही, लेबर की तरह ही अब हम बात करने वाले हैं मटेरियल की कॉस्ट की भी। तो यहां पर हम बात करेंगे कि मटेरियल को इशू करने के बाद मटेरियल की कंट्रोल और मटेरियल का जो हमारा पास वैल्यूएशन है। तो सिंपल सी बात आने वाली है यहां पर। तो मटेरियल मतलब क्या? जो हमारा प्रोडक्शन में काम आता है, दैट इज मटेरियल। तो मटेरियल कंट्रोल किया है, यहां पे देख लेते हैं। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिसके अंदर मटेरियल होता है वो प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जनरली क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में 64% मटेरियल या इससे ज्यादा भाग मटेरियल के रूप में खर्चा किया जाता है। मतलब जो टोटल कॉस्ट होती है ना, टोटल कॉस्ट के अंदर 64% या ज्यादा पार्ट किसका होता है? मटेरियल का ही होता है। तो वो सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी होती है? मटेरियल की होती है। तो इसलिए मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट पे अगर हम ठीक ढंग से कंट्रोल करते हैं तो हमारे काफी सारे खर्चे बच जाते हैं। तो मटेरियल की कॉस्ट पे कंट्रोल करना तब शुरू हो जाता है जब हम माल को खरीदने का ऑर्डर देते हैं। मतलब जब मान लो हमने कच्चा माल खरीदना है, तो कच्चा माल खरीदने के टाइम पर ही ऐसा समझ लो हम मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम शुरू कर देते हैं, और ये तब तक चालू रहता है जब तक वो उस मटेरियल का हम यूज ना कर ले, उपयोग ना कर ले। तो मटेरियल कंट्रोल का क्या मतलब है? मटेरियल को कंट्रोल करने का मतलब एक ऐसी टेक्निक से है जिसमें हम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल उचित मात्रा में, उचित रेट पर, उचित जगह पर तथा उचित समय पर उपलब्ध हो। मटेरियल कंट्रोल के अंदर मटेरियल को परचेज, स्टोर व उपयोग पर ध्यान दिया जाता है, ताकि
मटेरियल की कॉस्ट पर हम क्या स्थापित कर सके, कंट्रोल स्थापित करें। मटेरियल के अंदर हम, मटेरियल कॉस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर हम ऐसा नियंत्रण स्थापित करते हैं ताकि हमारे खर्चे कम से कम हो। तो मटेरियल के रूप में हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल को यूज किया जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे हमारे पास मटेरियल की डायरेक्ट कॉस्ट थी, मटेरियल की इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, वैसे ही यहां पर हमारी डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा। सिंपल सी बात है, मान लो कच्चा माल है, ठीक है, कच्चा माल तो क्या हो गया, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब डायरेक्ट मटेरियल बनाने के लिए मान लो वो माल हम मशीनों से निकालते हैं और मशीनों के अंदर हमने मान लो तेल यूज करना है, कुछ और आइटम यूज करनी है, जो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनेगी वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। जो प्रोडक्ट हमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, जो हमको एग्जिस्टेंस में दिखाई देगा, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल हमने दरवाजा बनाना है, अब दरवाजा के अंदर हमने एग्जांपल मैंने क्या दिया था, दरवाजे पे हमने कुंडा लगाया, चुटकी लगाई और नीचे स्टॉपर लगाया, तो ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। पर दरवाजे में सनमाइका चिपकाने के लिए मैंने क्या किया, अंदर की तरफ कहीं कील लगा दी, इनडायरेक्ट मटेरियल। या दरवाजे के अंदर मैंने कहीं पर फेविकोल पुट किया, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट उसको मान लो दरवाजे को सुखाने के लिए मान लो मैंने कोई ऑयल लगाया या मैंने कोई गैस उसके ऊपर यूज की, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मतलब जो चीजें प्रोडक्ट का हमारा हिस्सा बन जाएंगी दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, जो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनती वो इनडायरेक्ट मटेरियल। तो हमारे पास ऐसे ही है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो यहां पर मटेरियल के कंट्रोल करने के दो लेवल है, क्वांटिटी कंट्रोल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। अब बात करते हैं कि मटेरियल कंट्रोल करने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। मटेरियल को कंट्रोल करने के हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इससे हमारी जो फैक्ट्री है उसमें जो भी प्रोडक्ट है, जो भी रॉ मटेरियल है, वो हमारे पास कंटिन्यू उपलब्ध हो। क्योंकि अगर प्रोडक्ट हमारे पास अगर रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन का काम रुक जाएगा। फिर हम कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिनिमम खर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि खर्चा ज़्यादा हो गया, प्रोडक्ट हमारे पास गोडाउन में पड़ा रहा, यूज हुआ नहीं, फिर नुकसान होता रहता है हमारे ब्याज का। क्योंकि वो पैसा अगर हम कहीं और लगा देते तो हमारा बेनिफिट हो जाता। अब हमने पैसा मटेरियल पे लगाया तो सोच समझ के लगाओ, गोडाउन में माल ऐसे ही खाली ना पड़ा रहे। अगली बात, उचित मूल्य। उचित मूल्य का भी हम ध्यान रखते हैं, मटेरियल का नुकसान ना हो इस बात का भी ध्यान रखते हैं, मटेरियल का सही तरीके से यूज हो इस बात का भी ध्यान रखते हैं। ये बातें कहां पे आ रही है, मटेरियल कंट्रोल के अंदर। मटेरियल कंट्रोल के अंदर मटेरियल सही टाइम पर अवेलेबल रहे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, प्राइस सही हो, मटेरियल का वेस्टेज ना हो, मटेरियल का प्रॉपर यूज हो, मटेरियल की अकाउंटिंग की बात कह लो, मटेरियल की चेकिंग की बात कर लो, मटेरियल की वैल्यूएशन की बात कर लो। ये सारी की सारी बातें क्या है, हमारा जो मटेरियल का कंट्रोल है उसके अंदर आता है कि मटेरियल का जो हम कंट्रोल कर रहे हैं उसमें क्या क्या है। मटेरियल के कंट्रोल के अंदर सब कुछ आ गया, मटेरियल टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए, मटेरियल के अंदर इन्वेस्टमेंट मिनिमम होनी चाहिए, मटेरियल का प्राइस सही होना चाहिए, मटेरियल का खर्चा कम से कम होना चाहिए, मटेरियल का नुकसान नहीं होना चाहिए, मटेरियल का प्रॉपर यूज होना चाहिए, मटेरियल की अकाउंटिंग की बात है या मटेरियल की चेकिंग की बात है या स्टॉक की वैल्यूएशन की बात है। ये सारी के सारे टॉपिक किसमें आ गए हैं, हमारे मटेरियल के कंट्रोल में। अब बात आती है कि मटेरियल के कंट्रोल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसके अंदर हम मटेरियल की मेन टेक्निक देखने वाले हैं। हम यहाँ पर बस टेक्निक से नेम देखने वाले हैं, टेक्निक्स के सिर्फ नेम्स। मटेरियल को कंट्रोल करने की मेन टेक्निक कौन सी है, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टॉक लेवल्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, EOQ। फिर मटेरियल टर्नओवर रेशो, ABC एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, VD एनालिसिस, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड द कोडिफिकेशन। ये सिर्फ आपको नेम याद रखने हैं। प्रॉपर परचेज प्रोसीजर, प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर, फिर प्रॉपर इशू प्रोसीजर। तो ये तीन नेम तो देखो ध्यान से क्या है, प्रॉपर के नेम से आ रहे हैं, प्रॉपर परचेज प्रोसीजर, प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर और प्रॉपर इशू प्रोसीजर। परचेज करना, स्टोरेज करना और इशू करना। इसी के अंदर हमारे लिफो, फीफो, हीफो सारे नेम्स भी आते हैं। ये सारे के सारे किस में आएंगे, मटेरियल के अंदर। आगे जो टॉपिक पे अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये CA की बुक में से मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो बात है, जो टॉपिक अभी तक हम स्टडी कर रहे थे वो VK पब्लिकेशन की बुक में से थे, कॉस्ट अकाउंटिंग में से। अब जो टॉपिक आपको सामने नजर में आ रहे हैं किसी CA की बुक में से है, देख लेते हैं क्या है।
सबसे पहले हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो टॉपिक आपका अलग से सिलेबस में दिया हुआ है, कॉस्ट कंट्रोल का और कॉस्ट रिडक्शन का। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? Cost control by ensuring expenditure are within the set standards and the variations from the standards is noted and the reported on continuous basis. Cost control का क्या मतलब है? Cost control करने का मतलब है कि जो मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, जो मैंने प्रमाप निर्धारित किए हैं ना, उसी प्रमापों के अंदर अंदर हम काम कर रहे हैं, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कि हम कॉस्ट को कम करने की बात कर रहे हैं, कॉस्ट हमारी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम ना एक डिफरेंस का पॉइंट देखेंगे, डिफरेंस के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन क्या है। कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब है? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें। मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि मेरी कॉस्ट 10 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो मैं 10 रुपए के अंदर अंदर काम कर रहा हूं, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? ये कॉस्ट को कम करने की बात करता है। इट चैलेंजेस बजट, क्योंकि बजट में तो लिखा हुआ था कि मेरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 रुपए। अब मैं इस 10 रुपए को भी चैलेंज कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, उसको इंप्रूव करने का कंटिन्यूस प्राइस, कंटिन्यू क्या कर रहा हूं, एफर्ट कर रहा हूं कि मेरी प्राइस और कम से कम होती जाए। क्योंकि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो ये क्या है, 10 रुपए। ये किस में आ गया कि 10 रुपए के अंदर ही अंदर मैं काम करूं, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। बट अब मैं 10 रुपए को भी चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कॉस्ट 10 रुपए से भी कम हो जाए, 9 रुपए हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, 6 हो जाए, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, कॉस्ट रिडक्शन की। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम लोवेस्ट कॉस्ट हमारे पास गिवन होती है कंडीशंस के अंदर, उसको भी अचीव करने करते हैं। बट इसके अंदर हम कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करते हैं। सिचुएशन हम ये मान के चलते हैं, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, चेंज हो रही है, तो कॉस्ट को हम कम करने का एफर्ट करते रहते हैं। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट को फोकस करते हैं, जबकि इसके अंदर हम प्रेजेंट और फ्यूचर को फोकस करते हैं। मतलब इसके अंदर हम क्या देखा, पीछे वाली कॉस्ट को देखा और उसके बेस पर हम प्रेजेंट को देख रहे हैं। इसे हम प्रेजेंट में तो काम कर ही रहे हैं, फ्यूचर में भी हमारी प्लानिंग रहती है कि हमारी कॉस्ट अब आगे से और भी कम हो जाए, तो कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का टॉपिक आगे भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी डिफरेंस की फॉर्म में, वहां पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास बात आ रही है कि डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या है। डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले मेरे पास है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड प्रोडक्ट इज द कॉस्ट यूनिट। प्रोडक्ट को हम क्या मानते हैं, कॉस्ट यूनिट, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड। मतलब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, हम उसको फाइंड आउट करते हैं। फिर प्रोडक्ट, इसके बाद हम सबसे पहले स्टडी करें जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के अंदर क्या है, अंडर दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज असर्टेन्ड सेपरेटली। मतलब हर चीज की जो अलग अलग कॉस्ट है वो मैं अलग अलग आइडेंटिफाई करता हूं। अब बैच कॉस्टिंग क्या है, बैच कॉस्टिंग के अंदर ये जॉब कॉस्टिंग का एक्सटेंशन फॉर्म है। मतलब ये जो छोटी छोटी स्मॉल छोटी छोटी जॉब्स होती है ना, इन सारी जॉब्स को टोटल कर कर ये क्या बन जाता है, बैच कॉस्टिंग। मतलब छोटी छोटी जॉब्स को अगर मैं टोटल कर दूं तो ये बैच बन गया एक बैच की कॉस्टिंग। फिर दूसरी दूसरी छोटी छोटी कॉस्ट और हैं, इनको टोटल कर दूं तो दूसरी बैच की कॉस्टिंग, तो ये है बैच कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कब काम आती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सिंपल सी बात, आपको पता है कि ठेके लेते हैं देते हैं, तो उसके ऊपर कितनी लागत आएगी या कितनी हम उसके ऊपर बिड प्राइस लेने वाले हैं, कितना हम उसका ठेका लेने वाले हैं, तो वो हमारी होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जैसे रोड का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। फिर आगे हमारे पास है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या है हमारे पास, अंडर दिस मेथड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ईच प्रोसेस और स्टेज ऑफ द वर्क इज असर्टेन। मान लो कोई प्रोडक्ट है वो 3 मशीनों से निकलकर बनता है, तो इस मशीन के ऊपर कितना कॉस्ट आया, इसके ऊपर कितना आया, इसके ऊपर कितना आया और टोटल कितना आया, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें आ गए प्रोसेस कॉस्टिंग में। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है अलग अलग प्रोसेस से निकलकर फिर ही बनने वाला है, तो इसमें इंडिविजुअल प्रोसेस की कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट्स कवर्स अंडर द प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर हमारी होती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग उन लोगों के लिए काम करती है जो सर्विस इंडस्ट्री चलाते हैं, जैसे एजुकेशन का काम करना, ट्रांसपोर्ट का काम करना, बैंकिंग है, सर्विसेज है। मतलब दिस मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री। एक तो होती है प्रोडक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। यहां पे हम क्या बात करें, सर्विस इंडस्ट्री की, जिसका काम क्या है, सर्विस देना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये सारी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वहां पे कम आती है। फिर मल्टीपल कॉस्टिंग,
दिस मेथड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन टू और मोर मेथड ऑफ कॉस्टिंग अबव। जितने भी ऊपर मेथड दिए हुए हैं ना, जितने भी ऊपर मेथड दिए हुए हैं उसमें से दो या दो से ज्यादा मेथड्स का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, मल्टीपल कॉस्टिंग। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ साथ ही हम स्टडी करेंगे वेरिएंस एनालिसिस। तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी चीज को लेकर पहले से स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब किसी भी चीज की हमने कॉस्टिंग पहले से फिक्स कर दी कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारे 100 रुपए खर्चे होने चाहिए, तो वो क्या होगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समझ रहे मेरी बात को आप? मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको पहले से ही पता है कि 100 रुपए लगने चाहिए, तो आपने 100 रुपए फिक्स कर दिए, तो वो 100 रुपए आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो देख लेते हैं क्या है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन टारगेट होता है वो है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए जरूरी होता है कि हम अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम ढंग से यूज करें, अनुकूलतम तरीके से प्रॉपर यूज करें। तो इन खर्चों को हम रोकना चाहते हैं, जो फालतू खर्चे होते हैं। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहते हैं और प्रोडक्शन की कॉस्ट में हमारी कमी हो जाती है और प्रॉफिट भी हमारे क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड है या बजटिंग कंट्रोल है, ये दो ऐसी टेक्निक है जिनका अगर हम कुशलता से प्रयोग करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट में कमी करके अधिकतम लाभ कमा सकती है। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से या बजटिंग कंट्रोल की हेल्प से हम अपनी कॉस्ट को कम करके क्या कर सकते हैं, हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। माइक तो ऑन है, इट्स ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। नीलम अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? ओके तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट होता है वो टारगेट होता है हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो हमको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करना है कि हमारी कॉस्ट कम आ जाए। अब कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग कंट्रोल, ये दो टेक्निक को यूज करते हैं। जब इन दोनों टेक्निक को यूज करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात, जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इस टेक्निक का जो उद्गम हुआ तो कहां पे हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में या इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद काफी सारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विधि न केवल लागत के परिणामों का वैज्ञानिक ढंग से कंपैरेटिव स्टडी करता है, बल्कि
प्रोडक्शन, सेल और प्रॉफिट आदि के संबंध में कि उनके रिलेशन में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम नहीं करता, बल्कि सेल्स, प्रोडक्शन और प्रॉफिट इन तीनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रियलिटी में क्या है? ये कॉस्ट पर प्रभावी तरीके से कंट्रोल बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपकरण है। तो इस टेक्निक के अंदर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की एक्चुअल कॉस्ट से कंपैरिजन करके ये डिफरेंस पता लगाते हैं, और डिफरेंस किस रीजन से आया है ये भी हम देखते हैं। फिर भविष्य में हम क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को भी बनाते हैं। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल क्या बोल रहे हैं कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी एक कार हमको बनानी है। हमने पहले से फिक्स कर लिया कि इस कार को बनाने में 2 लाख रुपए बनने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया। क्या फिक्स कर लिया? स्टैंडर्ड। वास्तव में हुआ क्या, इस कार को बनाने में लग गए 2.5 लाख रुपए। कितने? 2.5 लाख। तो स्टैंडर्ड मैंने फिक्स किया था 2 लाख, एक्चुअल खर्चा हो गया 2.5 लाख। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? वेरिएंस, बोले तो डिफरेंस। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम डिफरेंस को यहां पर क्या बोल रहे हैं? वेरिएंस बोल रहे हैं। तो यहां पे वेरिएंस कितना आया है? 0.5 का। अब ये वेरिएंस क्यों आया है, इसके रीजन का पता लगाऊंगा, और फ्यूचर में कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो ये भी देखूंगा। प्लस फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए मैं पहले से पॉलिसी भी बना दूंगा, ताकि ये गलती दोबारा से रिपीट ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया था 2 लाख का, मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया था 2 लाख का, एक्चुअल में खर्चा हो गया मान लो 1,80,000 का, वेरिएंस कितना आया? 20,000 का। तो मेरे लिए तो क्या है ये? बेनिफिट। तो मैंने ये देखा कि ये जो डिफरेंस आया है, जो वेरिएंस आया है, ये तो मेरे लिए फायदे की बात है। तो मैं इस फायदे को देखकर क्या करूंगा, अब फ्यूचर की भी प्लानिंग करूंगा, ताकि आगे भी मेरा जो प्रोडक्शन हो इसी अकॉर्डिंग होता रहे, आगे भी जो मेरी कॉस्ट आए वो इसी अकॉर्डिंग आए। तो वेरिएंस आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। वो वेरिएंस कैसा भी हो, आप उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या करने वाले हो, अपनी पॉलिसीज उसी के अकॉर्डिंग बनाने वाले हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कॉस्ट को ही कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आपकी सेल और आपके जो प्रॉफिट है उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब बात करती है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इसके क्या फीचर है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक पहले से फिक्स की गई कॉस्ट है, तो इसका हम पहले से ही फिक्स कर लेते हैं, अनुमान लगाना है। इसका संबंध प्रोडक्शन, सेवा या प्रक्रिया से है। ये कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आधार प्रदान करती है। इसकी सबसे खास बात क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट का पूर्वानुमान लगाता है। ये हम इसके अंदर हम प्रमाणित लागत भी कहते हैं, कि वास्तविक लागत से हम तुलना भी करते हैं। मतलब मैंने क्या कहा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हम एक्चुअल कॉस्ट के साथ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। जब तुलना हो जाती है तो फिर क्या हमारे पास आता है? वेरिएंस आ जाता है। वेरिएंस हमारे पास पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी। अब जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी जाती है। अब मैनेजमेंट क्या करेगा? इन डिफरेंसेस के बेस पर सुधारात्मक कार्यवाही करेगा। अब बात आती है कि ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसकी हमारे क्या एडवांटेजेस हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो पहला एडवांटेजेस है कि इससे हम कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है, हम अपना प्राइस फिक्स कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, और कभी कभी हमारे जो दूसरे जो खर्चे होते हैं, जो दूसरे जो ध्यान केंद्र होते हैं, उनको भी हम, जो हमारे पास दूसरे जो खर्चे होते हैं, दूसरे कारों पर ध्यान देते हैं, केवल उन्हीं मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो अति आवश्यक है। फिर हम अपने स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा रह गया कॉस्ट कॉन्शियसनेस। मतलब इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो करने से एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रत्येक कर्मचारी पूरी चेतना के साथ काम करता है, क्योंकि इस विधि में सभी लागत केंद्रों के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट हम पहले से फिक्स कर देते हैं। तो इन स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए सभी कर्मचारी प्रयासरत रहते हैं। मतलब मैंने सभी को पहले से बता दिया कि भाई इतना खर्चा तो होना है, तो हर कोई क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करेगा। तो मतलब हर कोई अपने दिमाग से, अपनी चेतना से काम करना स्टार्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट को लगाने के लिए एफर्ट करता रहता है।
अब जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं तो हमारी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी हो जाती है, फिर कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपस में मिलान भी हो जाता है, फिर अधिकार व उत्तरदायित्व का प्रत्योजन भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले से बता दिया, पहले से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि ये काम ऐसे ऐसे होना है, इतनी कॉस्ट आनी है, तो हर कोई रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। फिर संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, जैसे इंसान, मशीनें और जो मटेरियल है उनका उचित उपयोग होता है। फिर अल्प अवधि के लिए लाभ हानि खाता, तो इस विधि के प्रयोग से छोटे वाले टाइम के लिए, हफ्ते का, महीने का, तिमाही का, हमारे पास लाभ हानि खाता भी हमारा तैयार हो जाता है। फिर अब बात आती है हमारे पास जो अगला टॉपिक था, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग है हमारे पास वेरिएंस के बारे में। जैसे हमने टॉपिक डिस्कस किया था अभी स्टैंडर्ड के बारे में, वैसे ही हमारा एक टॉपिक आ रहा है वेरिएंस के बारे में। स्टैंडर्ड के अंदर मैंने क्या फिक्स किया था, मैं आपको क्या बता रहा था अभी, कि हम पहले से हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि जैसे इस प्रोडक्ट के बनाने के ऊपर 2 लाख रुपए लगने वाले हैं, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई, 2.5 लाख। दोनों में डिफरेंस को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, वेरिएंस, वेरिएंस बोलूंगा। वेरिएंस यहाँ पे कितना आया, 0.5 का, 50,000 रुपए का वेरिएंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को यहाँ पर एनालिसिस करने की बात कर रही है, कि यहाँ पर जो हमारा जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को हम क्या करने वाले हैं, इस डिफरेंस का हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो डिफरेंस का विश्लेषण करना बोले तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो यहां पर क्या है, ध्यान से देखिए, कहता है कि ये वेरिएंस हमारे फेवर में भी हो सकता है और हमारे फेवर में नहीं भी हो सकता, बट जैसा भी हो हमको इसके ऊपर काम तो करना ही होता है। अगर हमारी ये फेवर में है, अगर हमारा रिजल्ट पहले से ज्यादा अच्छा है, तो भी पॉलिसी बनाओ ताकि आपका फायदा हो। अगर आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया, आप चले गए नेगेटिव के अंदर, आपका रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव, टारगेट किया था आपने 2 लाख का खर्चा, खर्चा हो गया 2.5 लाख का, फालतू खर्चा हो गया 50,000। अब पॉलिसी बनाओ, ऐसी बनाओ ना ताकि खर्चा अगली बार फालतू से ना हो। तो वेरिएंस आपके लिए फेवर भी हो सकता है, अनफेवर भी हो सकता है, बट जैसे भी आप उसके ऊपर काम करो। तो अगर वो डिफरेंस आपके लिए सही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अधिकारी को उत्तरदायी ठहराते हैं जो उस डिफरेंस से रिलेटेड है। जैसे अगर हमने मटेरियल खरीदा था, तो मटेरियल खरीदने के लिए अगर रेट में अंतर आ गया है, तो इसके लिए जो परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए इसी तरह से सेल प्राइसेस के अंदर डिफरेंस आ गया और वो डिफरेंस नेगेटिव आ गया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सेल्स मैनेजर। तो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मैनेजर है वो अपने अपने काम के लिए क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो प्रोडक्ट को परचेज करने के टाइम पर अगर प्राइसेस के अंदर पंगा आ गया, तो उस पंगे के लिए, उस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर। सेल करते हुए प्रोडक्ट के अंदर कुछ दिक्कत आ गई, डिफरेंस क्रिएट हो गया प्राइस में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, सेल्स मैनेजर। तो हम देख लेते हैं, तो जब भी वेरिएंस आते हैं तो वेरिएंस आप देख लो, जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी आपका नुकसान हुआ है, क्या उस नुकसान को आप कंट्रोल कर सकते हो, या वो कंट्रोल आपके कंट्रोल से बाहर है। तो अगर वो कंट्रोल आप कर सकते हो तो कंट्रोल आपके हाथ में, तो कंट्रोल कर लो, क्योंकि कंट्रोल अगर प्रॉब्लम आपके बिजनेस के अंदर से खड़ी हुई है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की वजह से खड़ी हुई है, अंदर के लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो वो तो आपके अंदर की बात है ना, उसको तो कंट्रोल कर लो। अगर कुछ वेरिएंस, कुछ डिफरेंस ऐसे आए हैं जो आपके बिजनेस से बाहर की बातें हैं, तो उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मान लो प्रोडक्ट के प्राइस में बढ़ोतरी होगी, आपने जो सामग्री खरीदनी थी, आपने जो कच्चा माल खरीदना था, उसके प्राइस में ही चेंज आ गया, या गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदल ली, तो हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो वेरिएंस देख लो, आपके फेवर में हो सकते हैं और आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। फिर ये देखो कि जो डिफरेंस आया है, क्या उस डिफरेंस को आप कंट्रोल कर पाओगे, तो कंट्रोल कर लो। और कुछ डिफरेंस ऐसे होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो हमारे हो गए आउट ऑफ कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल, जो हमारे बिजनेस की बाहर की बातें हैं। अब बात करते हैं कि ये हमारे पास जो वेरिएंसेस हैं, जो हमारे पास जो डिफरेंस आते हैं, डिफरेंसेस को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ये डिफरेंस हो सकते हैं हमारे डायरेक्ट मटेरियल को लेकर। तो जब डायरेक्ट मटेरियल को लेकर डिफरेंस होते हैं, तो वो कौन सा होता है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस। अब जब ये डायरेक्ट लेबर को लेकर डिफरेंस आते हैं, तो डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस, ओवरहेड को लेकर होते हैं तो ओवरहेड वेरिएंसेस, सेल को लेकर होते हैं तो सेल्स के वेरिएंसेस। तो इसको हम वेरिएंसेस को कहीं ना कहीं क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो मटेरियल के वेरिएंसेस हैं, मटेरियल के वेरिएंसेस को इन्होंने क्या डिवाइड किया है,
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी, मटेरियल मिक्स, मटेरियल सब यूजेस, मटेरियल यील्ड, ये सारे इन्होंने वेरिएंसेस के नेम आपके सामने दे दिए हैं। अब बात आती है हमारा जो अगला जो वेरिएंस है, जैसे हमने मटेरियल के वेरिएंस के ऊपर बात की, तो इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट वेरिएंस है वो है लेबर को लेकर। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लेबर की मैंने कॉस्ट पहले से डिसाइड की हो, मैंने पहले से डिसाइड किया था तो लेबर तो मैं पे करूंगा 500 रुपए की, अब वो लेबर वाला लेके चला गया 600 रुपए, तो डिफरेंस आ गया। मैंने मजदूरी फिक्स की थी, स्टैंडर्ड फिक्स किया था, बट मजदूरी मेरे को ज्यादा देनी पड़ गई या कोई कारण हुआ मजदूरी ज्यादा चली गई, तो क्या हो गया डिफरेंस। तो वहां पे क्या पैदा हो जाएगा, वेरिएंस पैदा हो जाएगा। तो अगर वो वेरिएंस लेबर को लेकर है, लेबर की कॉस्ट को लेकर है, तो वो होगी लेबर की वेरिएंस। तो लेबर की अंदर वेरिएंस को सबसे पहले वेरिएंस कौन सी है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बाद हमारे पास जो अगली वेरिएंस है वो है लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस और वेज रिवीजन वेरिएंस। तो ये हो सकते हैं। अब जो वेरिएंसेस के टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, उनके यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। ये फॉर्मूला बस मैं आपको एक बार छोटी सी फॉर्म में बता देता हूं, अगर आपको याद रखना हो तो याद कर लेना, पीडीएफ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको चाहे मैं स्टडी करूं या इसकी रीडिंग आप लें, बात एक ही है। देखो क्या है, जैसे यहां पर मटेरियल की कॉस्ट का वेरिएंस है, मटेरियल की कॉस्ट को वेरिएंस को इन्होंने शॉर्टकट में क्या लिखा हुआ है, एमसीवी, एमसीवी शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट को इन्होंने शॉर्टकट में क्या लिखा है, एस सी, और जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको इन्होंने शॉर्टकट में क्या लिखा है, एसी। तो एस सी में से एसी को घटा दिया तो क्या बन गया, एमसीवी, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसी तरह से हमारे पास है मटेरियल का प्राइस का वेरिएंस, फॉर्मूला क्या, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स किया था, जो वास्तव में प्राइस हुआ, उन दोनों के डिफरेंस को आपको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल क्वांटिटी से। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस को इन्होंने क्या नाम दिया, एमपीवी। एक्चुअल क्वांटिटी को AQ, स्टैंडर्ड प्राइस को SP, एक्चुअल प्राइस को AP। तो इस तरह से आपके यहां पर मटेरियल के वेरिएंसेस भी दिए हुए हैं, और आगे हमारे पास ओवरहेड के वेरिएंसेस भी दिए हुए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस दिए हुए हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम वेरिएंसेस दिए हुए हैं, लेबर के वेरिएंसेस दिए हुए हैं। तो ये सारे वेरिएंसेस के टॉपिक आपके सामने दिए हुए हैं। संदीप कौन सा फिफ्थ पॉइंट कह रहे हो, और ये टॉपिक मैं आपको पहले भी कह रहा था, कॉस्ट रिडक्शन का या कॉस्ट कंट्रोल का टॉपिक बहुत इजी है, इसको ध्यान से देख लेना। ये टॉपिक पहले 3 पॉइंट आए थे, अभी इसके कुछ पॉइंट और आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको ब्लर फॉर्म में है, बट पीडीएफ में आपको सही मिल जाएगा। जो कॉस्ट रिडक्शन होती है वो रियल एंड परमानेंट सेविंग इन कॉस्ट होती है। कॉस्ट जो कंट्रोल होती है वो टेम्परेरी होती है। कॉस्ट रिडक्शन का क्या मतलब है, सेविंग इन कॉस्ट पर यूनिट। इसमें ये टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर काम करती है। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट की अनइफेक्टेड रहती है, इसके अंदर कभी कभी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की गारंटी नहीं होती। फिर इसमें कॉस्ट रिडक्शन के अंदर हमारे पास वैल्यू इंजीनियरिंग, मार्केट रिसर्च, जॉब एवल्यूएशन एंड द मेरिट रेटिंग एंड द टूल्स फॉर कॉस्ट रिडक्शन, ये सारे टूल्स यूज होते हैं। जबकि कॉस्ट कंट्रोल करने के अंदर हमने क्या देखा था कि अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल, ये सारे के सारे हमारे काम आते हैं। ये किसके होते हैं, कॉस्ट कंट्रोल के हमारे टूल्स होते हैं। आगे हमारे पास यही टॉपिक फिर से रिकैप हो रहा है। ये हमारे पास है ऑडिट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको एक ओवरव्यू लेने के लिए बोला था, ओवरव्यू मैंने आपके सामने दिखा दिया है। ओवरव्यू के अंदर जैसे क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये किसका है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को लेकर है। CAS 2 का क्या मतलब है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कैपेसिटी डिटरमिनेशन। CAS 3 का क्या मतलब है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड। इसी तरह से हमारे पास ये पूरे के पूरे 11 दिए हुए हैं।
और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पर ये 13 दिए हुए हैं, तो 11 वाला भी देख लेना और 13 वाला भी स्टडी कर लेना एक बारी। तो पीडीएफ फॉर्म में ऐसे का एज इट इज दिया हुआ है, आप स्टडी कर सकते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक जो हम लेके चल रहे हैं इसके अंदर वो है हमारे पास कॉस्ट ऑडिट का। कॉस्ट ऑडिट का क्या मतलब है देख लेना। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं ऑडिटिंग क्या होती है। ऑडिटिंग का टॉपिक आई थिंक आप सबने स्टडी किया था, क्योंकि ऑडिटिंग की जो बुक मैंने आपको स्टडी कराई है उसमें ऑडिटिंग का टॉपिक आ चुका है, तो वो तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि ऑडिटिंग क्या होती है। ऑडिटिंग के बाद हमने क्या स्टडी किया, इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल ऑडिट का क्या मतलब होता है। जब हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करते हैं दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट, और जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो कॉस्ट ऑडिट से एक डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है पड़ा, ठीक है। और जब हम फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं ये इसके अंदर सारी की सारी बातें हमको बहुत अच्छी पता चल जाती है और हाई एक्यूरेसी होती है, बहुत शुद्धता की बात हमें पता चल जाती है। बट जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑडिट का। तो कॉस्ट ऑडिट थ्रू एग्जामिनेशन द कॉस्ट ऑडिटिंग रिकॉर्ड, जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड हैं उसको हम ध्यान से क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। फिर इट इज एन इफेक्टिव टूल टू कॉस्ट कंट्रोल, तो ये इफेक्टिव टूल है कंट्रोल करने का मैनेजमेंट के हाथ में। मतलब मैनेजमेंट चाहे तो कॉस्ट कंट्रोल करा सकती है, कॉस्ट कंट्रोल कराने के लिए कॉस्ट ऑडिट करा सकती है। तो ये हमारे पास विश्वास करने वाला कॉस्ट डाटा अवेलेबल कराता है, जिस डेटा को कौन यूज कर सकता है, मैनेजमेंट यूज कर सकती है। किस लिए, अपने डिसीजंस के लिए। हम ऑडिटिंग क्यों कराते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को काफी सारी बातें पता चल जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो दैट इज कॉस्ट ऑडिट। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑडिट की क्या डेफिनेशन है, ये आई थिंक अपने को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑडिट के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। फिर ये भी देखते हैं कॉस्ट ऑडिट के अंदर कि कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्लान है, प्रोसीजर है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बात आती है कि कॉस्ट ऑडिट के हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम कॉस्ट ऑडिट की एक्यूरेसी देखना चाहते हैं, ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अप्लाई कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। हमें एरर्स का, फ्रॉड का पता चल जाता है, रिसोर्सेज का हमने प्रॉपर यूज किया कि नहीं किया है, प्राइस के फिक्सेशन की फैसिलिटी हमको पता चल जाती है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के बारे में पता चल जाता है, उनके क्या क्या सजेशन होंगे, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मैनेजमेंट को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो कॉस्ट ऑडिट के बेस पर क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकते हैं। फिर फर्म के अंदर या फर्म के आपस के जो डिपार्टमेंट हैं या फर्म का दूसरे के फर्म के साथ अगर आपको कंपैरिजन कराना है तो ये कंपैरिजन भी हमको हो जाता है कॉस्ट ऑडिट की हेल्प से। फिर अगर हमने कहीं पर काम करने में गड़बड़ियां की हैं, मटेरियल को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है, इनएफिशिएंसी दिखाई है, कुशलता मतलब अकुशलता दिखाई है, तो अकुशलता हमने कहाँ का दिखाई है, उन अकुशलताओं के बारे में हमको पता चल जाता है। क्या लेबर को पेमेंट करते हुए अकुशलता आई है, या मटेरियल के यूज करने में अकुशलता आई है, या खर्चों का भुगतान करने में अकुशलता आई है, खर्चे कहां पर ज्यादा हो गए हैं, इन सारी अकुशलताओं के बारे में बोले तो इन एफिशिएंसी के बारे में भी हमको पता चल जाता है। कैसे, कॉस्ट ऑडिट की हेल्प से। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑडिट के क्या एडवांटेजेस हैं। कॉस्ट ऑडिट के जो एडवांटेजेस है ना मैनेजमेंट के लिए, ये सारे के सारे वो पॉइंट है ये हम ऊपर अभी तक स्टडी करके आए, 9 के 9 पॉइंट्स। तो मैनेजमेंट को कॉस्ट ऑडिट के क्या बेनिफिट होंगे, जो ऊपर हमने अभी 9 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये सारे 9 पॉइंट यहीं पे आ जाएंगे। फिर बात आती है कि कॉस्ट ऑडिट के शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट है। कॉस्ट ऑडिट की वजह से शेयर होल्डर्स को पता चल जाता है कि क्या फर्म ने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं। शेयर होल्डर को यह पता चल जाता है कि फर्म उनको टाइम पर रिटर्न देगी या नहीं देगी, मेरे को इस फर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको फर्म की, कंपनी की अफेयर्स की ट्रू पिक्चर, वास्तविक सच्चाई के बारे में भी पता चल जाता है। किसको, शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर के बाद सोसाइटी को क्या बेनिफिट है। सोसाइटी ये देखना चाहती है कि कॉस्ट जो प्रोडक्ट की है वो देखने के लिए वो ये देखता है कस्टमर की एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। इस फर्म ने सोसाइटी के लिए, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, क्या योगदान दिया है। फिर बात आती है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए। गवर्नमेंट ये देखती है कि कमोडिटीज का प्राइस
बेसिस कितना है, फिक्स किया है कि नहीं किया है, जो टैक्स की बात देखेगी, टैरिफ प्रोटेक्शन की बात देखेगी, कहीं फ्रॉड तो नहीं किया, कोई अगर गवर्नमेंट ने किसी सिक इंडस्ट्री को इंप्रूव करना है, उसको सही करना है, तो वो देखती है। कंट्रोल प्राइसेस, है ना। तो गवर्नमेंट कभी कभी ये भी देखती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं डूबने तो नहीं वाली, नुकसान में तो नहीं चल रही। तो जो फर्में नुकसान में चल रही होती है उसको क्या बोलते हैं, सिक इंडस्ट्रीज। तो उनको इंप्रूव करने का काम भी कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। कैसे करेगी, कॉस्ट ऑडिट की हेल्प से। तो कॉस्ट ऑडिट की हेल्प से सामने वाली कंपनी या फर्म के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमको मिल जाती है, जिसके बाद बेनिफिट मैनेजर को होते हैं, कस्टमर्स को होते हैं, सोसाइटी को होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को होते हैं, मैनेजमेंट वालों को तो होते हैं, गवर्नमेंट को भी होते हैं। तो ये बेनिफिट कहीं ना कहीं सबको मिलते ही हैं। फिर बात आती है कि कॉस्ट ऑडिट के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। कहता है कि जो कॉस्ट ऑडिट है ना, ये अननेसेसरी है, मतलब करवाना जरूरी नहीं होता। तो ऑफिस के कामों के अंदर ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, एक जटिलता पैदा कर देता है। कॉस्ट ऑडिटर का क्वालिफाइड पर्सन होना बहुत जरूरी है, बट ही मे नॉट बी ऑलवेज राइट इन हिज जजमेंट, बट वो जजमेंट हमेशा सही देगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कॉस्ट ऑडिटर का अच्छा सा स्टडी किया हुआ ना, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। फिर अगली बात क्या बोल रहा है कि वो हमेशा सही होगा, जरूरी नहीं है। कॉस्ट ऑडिटिंग छोटी छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करवाना जरूरी नहीं होता, तो वहां पे पॉसिबल नहीं होता। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑडिट की कौन कौन सी टाइप है। कभी कभी हम कॉस्ट ऑडिट कराते हैं मैनेजमेंट के बिहाफ पर, कभी कभी हम कराते हैं कस्टमर्स की बिहाफ पर, कभी गवर्नमेंट के बिहाफ पर, कभी ट्रेड एसोसिएशन की बिहाफ पर, और कभी कभी ये ऑडिट कौन सा होता है, स्टैच्यूटरी ऑडिट होता है कि हर हालत में कराना ही कराना है। इसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 148 कंपनीज एक्ट 2013। तो कभी कभी कॉस्ट ऑडिट हमको हर हालत में कराना ही होता है। तो ये हमारे टॉपिक्स कवर। आगे बात आती है कि कॉस्ट ऑडिट के हमारे पास क्या स्कोप है। प्रोप्राइटरी ऑफ हायर ऑडिट, फिर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ऑडिट। तो कभी कभी हम जब ऑडिट कराते हैं तो हमको काफी सारी बातों के बारे में पता चल जाता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड हैज शोन बेस्ट रिजल्ट और नॉट, मतलब जो भी एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं हमको, उससे हमको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैनेजमेंट डिसीजन ले पाती है, वेस्ट के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें हमको पता चल जाती है। फिर हमको अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में पता चल जाता है। हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया और जो रियलिटी में जो रिजल्ट आया उसका कंपैरिजन कराते हैं, और हमको वेरिएंसेस का भी पता चल जाता है। तो हम ये पता लगा पाते हैं कि हमने इनएफिशिएंसी कहाँ कहाँ दिखाई है, हमने काम करते करते कहाँ पर गड़बड़ की है। ये छोटा सा टॉपिक है, आपके वैसे सिलेबस में नहीं है। फाइनेंशियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्टडी कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बात आती है कि कॉस्ट ऑडिट के क्या क्या फीचर्स हैं। आई थिंक बहुत सारा टॉपिक हम कॉस्ट ऑडिट का स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑडिट से हम ये देखते हैं कि कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स रूल्स के अकॉर्डिंग कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द कंपनी आर इन द कंफर्मिटी विद द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर सिस्टम ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द कंपनी। तो ये सारे के सारे कॉस्ट ऑडिट के फीचर हैं, इसके ऊपर भी एक बार रीडिंग ले लेना, आई थिंक हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑडिट के ये हमारे पास फीचर हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था बट इजी टॉपिक था। संदीप कौन सा टॉपिक कह रहे थे, संदीप रिपीट करो। ये वाला क्या, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इस पॉइंट का मतलब है कि इस टेक्निक को अपनाने से एक संस्था की कुशल एवं अकुशल क्रियाओं का पता चल जाता है। मतलब हम कहां पर एक्टिविटीज सही कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज सही नहीं कर रहे हैं। फिर मैनेजमेंट क्या करेगा, सिर्फ आवश्यक जो जरूरी काम है ना उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेगा। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, जो फालतू के काम है उसके ऊपर ध्यान ना देकर केवल उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो जरूरी होता है, जो परमात्मा के अनुसार नहीं है। तो इस प्रकार संस्था में अपवाद द्वारा सिद्धांत प्रबंध का सिद्धांत भी अप्लाई होता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ अच्छी एक्टिविटीज भी होती हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज भी होती हैं। तो हमको क्या करना है, गलत एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं देना, अच्छी एक्टिविटीज पर ध्यान देना है, काम हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसलिए बोलते हैं अपवाद द्वारा प्रबंध।
आज के लिए इतना ही बहुत है। मेरी तरफ से कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक लगभग पूरे हो चुके हैं। ठीक है संदीप, यही था क्या? हो गया कवर? अभी पीडीएफ में देख लेना, समझ में आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। आज का पूरा जो सिलेबस हमने कवर किया है ना, बहुत इजी है, सिंपल सा है, देख लेना। बाकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है तो आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स होंगी, आप उसमें स्टडी कर लेना। बट क्योंकि हमारा क्लास पूरा का पूरा थ्योरी बेसिस चल रहा है तो मैं बस यही फोकस कर रहा हूँ अभी तो। ओके तो आधे घंटे के बाद, लगभग 15-20 मिनट के बाद, हमें आई होप एक क्लास हम और शुरू करेंगे कंपनी लॉ की। तो अटेंड कर लेना, नहीं भी करोगे तो रिकॉर्ड सेशन मिल जाएगा, थ्योरी बेस है तो बाद में अटेंड कर लेना। क्योंकि जो कंपनी लॉ का जो टॉपिक है वो काफ़ी इजी है, सिंपल है। तो कंपनी लॉ की क्लास अभी आई थिंक 15-20 मिनट में, आधे घंटे हम स्टार्ट कर देंगे। तो रिकॉर्डेड देखना चाहें तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं।